पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक जो है जिसमें कोई राशि मापी जाती है, जैसे समय है तो समय काय में मापा जाता है? सेकंड में। मात्रक के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे मात्रक की वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे मात्रक की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। अब ये प्रश्न है हमारा, कार्य का मात्रक क्या है। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक एमकेएस पद्धति में और एक सीजीएस पद्धति में। एक तो एमकेएस पद्धति होती है और एक सीजीएस पद्धति होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, 4 में से हमें एक पहचानना कि कार्य का मात्रक क्या है। अब एमकेएस पद्धति की बात करें तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? जूल। न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है। किस चीज का मात्रक होता है? बल का, न्यूटन। और सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। और न्यूटन की बात करें, मतलब बल की बात करें, तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। अब सीजीएस पद्धति का मतलब होता है सी से सेमी, जी से ग्राम और एस से सेकंड। और एमकेएस पद्धति मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब है वाट। क्या है इसमें? वाट। वाट किसका मात्रक होता है? तो ये जो वाट है, वाट होता है विद्युत सामर्थ्य का मात्रक। विद्युत सामर्थ्य कि भाई हमारी प्रेस है जैसे 1 किलोवाट की होती है, तो वाट। वाट का मात्रक है विद्युत सामर्थ्य का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष, वर्ष से समझ में आ रहा होगा कि ये भी वर्ष है। वर्ष समय का मात्रक होता है। किसका होता है? समय का मात्रक। लेकिन इसमें कहा गया प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। जो बड़ी दूरियां मापी जाती हैं वह प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती हैं। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, यानी कि ये कह सकते हैं कि 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। बाकी ये जो है समय का सेकंड है। प्रकाश की तीव्रता है। द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का होता है क्या? किलोग्राम। क्योंकि हम जैसे दुकान से जाते हैं कि भाई हमें चीनी दे दो या कोई सामान दे दो, तो हम क्या कहते हैं कि 2 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, तो किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर में जो बना आता है वो ए भी बना हुआ आ जाता है, केवल ए बना हुआ आ जाता है एम्पियर। ये देखो मीटर में भी बना हुआ होता है, जैसे समरसेबल का वो है स्टार्टर, उसके मीटर में ए बना हुआ होता है। तो वो क्या नापता है? किस लिए होता है? वो करंट नापने के लिए होता है। वो करंट को हिंदी में कहते हैं धारा। क्या कहते हैं? धारा। और एक में बना हुआ होता है वी, तो उसे क्या कहते हैं? विभव मापी। वोल्टेज मापता है वह, विभव मापता है। तो एमीटर को और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं परिपथ में? ये जुड़ता है सीरीज में और ये जुड़ता है समांतर क्रम में। ये श्रेणी क्रम में और ये समांतर क्रम में। ये ध्यान रखना है। यानी कि एक तार सीधे किसी उपकरण का और जिसके एम्पियर नापनी है उसका एक तार इस पे और इसका तार दूसरे तार पर, इसका दूसरा सिरा हम जो है लाइट वाले तार पर लगाएंगे तो ये एम्पियर देगा। इसके दोनों सिरे जोड़े जाते हैं किसी के वोल्टेज मापने हैं तो एम्पियर किसका मात्रक हुआ? विद्युत धारा का। किसका मात्रक हुआ? एम्पियर। एम्पियर मात्रक हुआ किसका? विद्युत धारा का। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है। अब देखो समय का मात्रक कौन सा नहीं है इसमें से? सबसे पहले है अधिवर्ष। सबसे पहले है अधिवर्ष। अधिवर्ष मतलब आधे वर्ष को कहते हैं। दूसरा है चंद्रमाह, 28 दिन का जो होता, तो ये भी समय हो गया। चंद्रमा कितने दिन का होता? 28 दिन का। फिर है प्रकाश वर्ष। तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। तो इसमें समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न, पार्सेक इकाई। देखिए बहुत मोस्ट प्रश्न है।
5वां प्रश्न क्या है, पार्सेक इकाई है। तो मैं आपसे बता देता हूँ, पार्सेक जो होता है ये भी दूरी का ही मात्रक है। ये खगोलीय दूरियों का मात्रक है। खगोलीय कहते हैं बहुत अधिक लंबी दूरी। तो पार्सेक जो इकाई है वो किसकी इकाई है, पार्सेक भी दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की। इनमें से और किसी की इकाई नहीं है, क्योंकि चुंबकीय बल अब बल कोई सा भी हो, मात्रक क्या होता है, न्यूटन। मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और समय का जानते ही हो। तो पार्सेक जो इकाई है वो किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। पार्सेक जो है वो, एक पार्सेक जो होता है वो 30 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। यानी काफ़ी लंबी दूरी पार्सेक में मापी जाती है। प्रकाश की चमक जो है दूरी पर निर्भर करती है। प्रकाश की जो चमक होती है वो किस पर निर्भर करती है, ये वाली दूरी पर। किस पर निर्भर करती है, दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला ए ऑप्शन है डेसिबल। तो डेसिबल हम बता दें कि डेसिबल जो होती है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। डेसिबल क्या है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई। तो ये वाला विकल्प जो है वो एकदम सही है। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति किसकी इकाई है, शक्ति की, विद्युत शक्ति की। एक अश्वशक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स पावर, एचपी। जैसे एक एचपी की मोटर है तो कितने वाट हो गए उसमें, 746 वाट। कितने वाट हो गए, 746 वाट। तो अश्वशक्ति किसकी इकाई है, शक्ति की। समुद्री मील किसकी इकाई है, दूरी की। किसकी, दूरी की। समुद्री मील कह दो या नॉटिकल मील कह दो, बात एक ही है। दूरी 3 प्रकार की होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो समुद्री मील जो है वो लंबाई की इकाई है। किसकी, लंबाई की। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किस में आते हैं, दूरी में आते हैं। तो ये वाला विकल्प भी सही है। ये जो होता है अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर होता है। समुद्री मील अक्षांश रेखा के 1 मिनट के बराबर होता है। और ये गैर एसआई इकाई है, एसआई मात्रक नहीं है ये, गैर एसआई, जो खासकर नौ संचालकों द्वारा नौ संचालन और बेमानिकी में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है सेल्सियस किसकी इकाई होती है, सेल्सियस होती है टेम्परेचर की, तापमान की। तो ये वाला विकल्प इसमें जो है सम्मिलित नहीं हो रहा। तो ये वाला विकल्प इसका सही है, ये सम्मिलित नहीं हो रहा। सेल्सियस टेम्परेचर की, जबकि उष्मा की इकाई होती है जूल। उष्मा, कार्य, ऊर्जा, इन तीनों का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन सही है बी, ज्योति फिलक्स का। किसका, ज्योति फिलक्स का। ल्यूमेन जो होता है वह ज्योति फिलक्स का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आर्द्रता। तो आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता जो होती है हमारे वायुमंडल में जल की कितनी मात्रा है, वायुमंडल में जल की कितनी मात्रा है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम आर्द्रता कहते हैं। यानी कि यूटिलिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यूटिलिटी। दाब, वर्षा की, तापमान की। तो तापमान का तो पहले भी बता चुके हैं, तापमान का क्या होता है, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। तो वर्षा को मापते हैं कि इतने मिलीमीटर वर्षा हुई है, तो इसका भी नहीं है, आर्द्रता का भी नहीं है। तो पास्कल किसका मात्रक है, पास्कल मात्रक है दाब का। किसका मात्रक है, दाब का। और दाब का अन्य मात्रक क्या है, एक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एक पास्कल है। पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दोनों राशि बराबर होती हैं। एक दाब का मात्रक होता है बार, वायुमंडल। तो उससे जो वायुमंडल में यानी वायु दाब मापते हैं, बार। तो वायु दाब मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर का। वायु दाब का मात्रक क्या होता है, बार। एक बार में 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिला किसका मात्रक है। तो कैंडिला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। किसका है, ज्योति तीव्रता का। क्योंकि ज्योति फिलक्स का क्या बताया था हमने, 7वें क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो ज्योति तीव्रता, कैंडिला का मात्रक है ज्योति तीव्रता। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका ऑप्शन डी ठीक है। कौन सा ठीक है, डी ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा 10वां प्रश्न, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक। देखो
यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि जितने भी ये प्रत्यास्थता गुणांक आएंगे एक श्यानता गुणांक को छोड़कर, जितने भी ये गुणांक आएंगे प्रत्यास्थता गुणांक आएंगे, उनका सबका मात्रक वही होता है जो दाब का होता है। क्या होता है दाब का? इससे पहले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक जो होता है ये दाब का होता है, और यही मात्रक यंग प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दाब प्रत्यास्थता या जितने भी गुणांक हैं एक दृढ़ता गुणांक को छोड़ के बाकी सबका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन, ये तो समझ लो आना ही आना है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, RRB 2002 में पूछा गया था। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र, एक से बिल्कुल सेम टू सेम विमीय सूत्र नहीं है। तो ये मैं बता देता हूँ, क्या एक ये राशि है, क्या आवेग एवं संवेग, इनके विमीय सूत्र और मात्रक समान होते हैं। देखिए मात्रक समान होंगे तो विमीय सूत्र भी जरूर समान होंगे। तो आवेग और संवेग दो ऐसी भौतिक राशियां हैं, इनके विमीय सूत्र और मात्रक समान होते हैं। बी, कार्य और ऊर्जा, कार्य ऊर्जा उष्मा, ये तीन राशि ऐसी होती हैं जिनके मात्रक और विमीय सूत्र भी समान होते हैं। भार एवं बल, भार एवं बल, ये राशि भी ऐसी है, भार जो होता है वो पृथ्वी जितने बल से अपनी ओर वस्तु को खींचती है उसे भार कहते हैं, और बल, बल किसी वस्तु पर कार्य, मतलब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते या उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे तो उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। भार जो आता है वो वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। भार का मात्रक होता है न्यूटन और बल का मात्रक भी न्यूटन होता है। भार, वेट, वजन। भार जो है वो द्रव्यमान का ही दूसरा रूप है, लेकिन भार सदिश राशि है, ये बल के बराबर होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है, वो किलोग्राम होता है। तो इसमें बल एवं दाब, इन दोनों की बीमाएं एक सी नहीं है, क्योंकि बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, और दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए ये दो राशि ऐसी हैं जिनके विमीय सूत्र क्या हैं? बराबर नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए, बल एवं दाब के जो विमीय सूत्र हैं वो एक से नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अदिश, अदिश राशि है, तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर है, बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक द्वारा समझाया गया है। हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। तो इस वीडियो को पहले देख लें, ये सदिश और अदिश राशि सब झमेला दूर हो जाएगा। एक बात और बता दूं, सदिश और अदिश राशि की एक ट्रिक है, द्रव्यमान, विभव, लंबाई और जी तुम्हारा द्रव्यमान, विभव, लंबाई, घनत्व और दाब, इन्हें छोड़कर लगभग जिसमें व्यय आए वो सदिश राशि है, और जिसमें व्यय ना आए वो अदिश राशि है। जो मैंने ये राशि बताई है इन्हें छोड़कर। अब ऊर्जा, देखो ऊर्जा में मैं ट्रिक बता रहा हूँ। सदिश राशि वो होती है जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो। अब ऊर्जा है, तो ऊर्जा में व्यय आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन यही सही है। बलागुण, बलागुण सदिश राशि है, व्यय आ रहा है, मैं ट्रिक के आधार पर बता रहा हूँ। संवेग, व्यय आ रहा, ये भी जो है सदिश राशि है। तो इसमें अदिश राशि क्या है? केवल ऊर्जा। ये ट्रिक के द्वारा ध्यान रखना, लेकिन ये ध्यान रखना द्रव्यमान, लंबाई, विभव और घनत्व, इन्हें छोड़कर जिसमें समझ लो व्यय आए वो सदिश राशि है, और जिसमें व्यय ना आए वो अदिश राशि है। इस बात का ध्यान रख। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि है। देखो वही वाली बात आ गई, निम्नलिखित में सदिश राशि है, व्यय आ रहा है, देखो इसमें भी व्यय है, द्रव्यमान में भी व्यय है और लंबाई में भी व्यय है। इसमें तो व्यय है नहीं, तो ये कैसी है? अदिश। कैसी है? अदिश। अब इनमें छांट लो। इनमें छांटने में मैंने बताया था, इसमें द्रव्यमान, लंबाई, विभव, घनत्व और दाब, इन्हें छोड़कर जिसमें व्यय आए, तो ये दोनों तो अदिश हो गई, ये तो आ गई भाई। इनमें तो व्यय आ रहा है, लेकिन इन्हें मैंने छोड़ने के लिए कहा गया है। द्रव्यमान को भी छोड़ने के लिए कहा है, लंबाई को भी छोड़ने के लिए कहा है, तो कौन सा
विकल्प सही है इसमें? वेग। कौन सा विकल्प सही है? वेग। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, 14वां प्रश्न। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग। देखो संवेग बता दूं मैं, संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो द्रव्यमान गुणा वेग, और अनुपात होता है बटे। बटे में क्या रख दिया? वेग। तो वेग से वेग कैंसिल हो गया, क्या बचा? द्रव्यमान। तो इसका ऑप्शन क्या है? द्रव्यमान। क्या ऑप्शन सही है इसका? द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का क्या होता है? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो शून्य में जो स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रही है, देखो बल समान क्यों नहीं होगा? क्योंकि पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है उसका शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का क्या समान होगा? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, समान त्वरण होता है। शून्य का मतलब होता है जहां गुरुत्वाकर्षण ना हो, जहां गुरुत्वाकर्षण ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। कितना त्वरण उत्पन्न होगा जब 2 किलोग्राम वाले बल पे? तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र है क्या? F बराबर F बराबर m गुणा a। तो F क्या है? F बल है, कितने न्यूटन का है? 5। और m का मान कितना रख देंगे? 2। a का मान ज्ञात करना है त्वरण, तो 2 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन क्या है? 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा हो। तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम। क्या है ये? न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3। प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी और गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। द्वितीय नियम क्या दिया? द्वितीय नियम जो है उसमें ये कहा गया कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तीसरा नियम क्या कहा गया? तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें यह बताया जितना बल हम वस्तु पर लगाते हैं उतना ही बल वस्तु विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे हमने दीवार में मुक्का मारा तो हमारी चोट लगी, क्यों? जितना बल हमने दीवार पर लगाया उतना ही बल हमारे हाथ पर लगा। यह होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नया प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रॉकेट जो होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? संवेग संरक्षण पे। संवेग संरक्षण क्या है कि संवेग जो है नियत रहता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या रहता है? नियत रहता है। तो रॉकेट जो होते हैं वो किस नियम पर कार्य करते हैं? संवेग संरक्षण के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है इसमें? अश्व यदि, अश्व मतलब घोड़ा, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। इसका दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि गाड़ी अचानक, जिस कार में बैठे हैं वो अचानक चल दे तो क्या होगा? सवारी आगे की ओर झुक जाएंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है विश्राम जड़त्व। जड़त्व क्या है? जब तक कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह जड़त्व का नियम कहलाता है। और द्वितीय नियम में बल त्वरण उत्पन्न होता है। और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह क्या है? इसका ऑप्शन है सी, क्या? विश्राम जड़त्व।
जड़त्व, अब जैसे हम चल रहे हैं रास्ते में चल रहे हैं और मान लो कोई पत्थर है, बड़ा पत्थर है तो चोट हमारे ज़्यादा लगेगी, छोटा पत्थर है तो चोट कम लगेगी, क्योंकि बड़े पत्थर पे हमारा पैर लग जाए तो वह प्रतिक्रिया बल उतना ही लगाता है हमारे ऊपर, और छोटा पत्थर तो ऐसा भी हो जाता है हमारे पैर के साथ जो है गतिमान हो जाता है, तो इसलिए हमें प्रतिक्रिया बल नहीं मिलता। तो जड़त्व के कारण ही ये सब घटनाएं होती हैं। देखिए सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो समझ गए होंगे किसके द्वारा समझाया गया है इसमें, कौन सा, सापेक्षता सिद्धांत? नहीं, न्यूटन का पहला नियम, क्योंकि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। यदि ऐसा प्रश्न आए तो इसमें ध्यान रखना जड़त्व या न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का गुणनफल है, तो बल होता है एफ बराबर, हमने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, क्या होता है एफ बराबर होता है एम गुणा ए। क्या होता है, एफ बराबर एम गुणा ए। माउस चल नहीं रहा ठीक से, एफ बराबर एम गुणा ए। एम क्या है, द्रव्यमान, और ए क्या है, त्वरण। तो अब समझ गए होंगे किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर का वजन है। तो वजन देखो मैं बता दूं, वजन जो होता है एक तो होता है वजन और एक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है उस वस्तु में जितनी मात्रा उपस्थित है उसकी, वो उसका द्रव्यमान होता है। वजन घटता बढ़ता रहता है, वजन एक सा नहीं होता। वजन निर्भर करता है पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल पर। अब शरीर का वजन है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। यदि गुरुत्वाकर्षण एक समान है तो वजन एक समान ही रहेगा। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो देखिए इसमें बता दें, वजन का जो मतलब होता है वो किससे है, गुरुत्वाकर्षण से, और गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो ध्रुवों पर अधिक होता है। तो वजन कहाँ अधिक होगा मनुष्य के शरीर का, ध्रुवों पर। कहाँ अधिक होगा, ध्रुवों पर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण का आया है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, कितना है, 600 न्यूटन, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। इसकी जगह एक प्रश्न दिया जा सकता था हमें, क्या, कि यदि पृथ्वी पर किसी मनुष्य का जो द्रव्यमान है वो 50 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो मैं बता दूं कि चंद्रमा पर, सूर्य पर कहीं भी पूछे द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। द्रव्यमान 50 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन भार चेंज हो जाता है, तो उसका वेट चेंज हो जाएगा, भार चेंज हो जाएगा। भार कैसे चेंज होगा, देखो पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण होता है चंद्रमा पर उसका 1/6 होता है। यदि पृथ्वी पर कोई वस्तु 6 न्यूटन का वजन सहन कर रही है, 6 न्यूटन का भार सहन कर रही है, तो चंद्रमा पर वह वस्तु 1 न्यूटन का बल सहन करेगी। कितने का, एक न्यूटन का। अब जैसे ये है 600 न्यूटन है, कितना वजन है, 600 न्यूटन। यदि उसे ले जाकर हम चंद्रमा पर रखें तो जो उसका वजन आएगा वो कितना आएगा, 1/6, यानी 6 से भाग कर दो। 6 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। पृथ्वी पे भार दिया हुआ और चंद्रमा पर पूछेगा तो 6 से भाग कर देंगे, 100 ट्रिक ये है, ठीक है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का दुगना होता है। यही प्रश्न होता कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो 6 दूनी 1200 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 1200 न्यूटन इसका भार हो जाएगा। यदि सूर्य पे पूछे कि भार कितना होगा तो मैं बता दूं, सूर्य पे जो होता है वो 27 गुना होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 27 गुना सूर्य पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो इसे 27 से गुणा करनी पड़ेगी। यदि पृथ्वी पर 1 न्यूटन का भार है तो उस पर सूर्य पे जो होगा
वह 27 न्यूटन का होगा। मंगल ग्रह पे 2 गुना होता है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 2 गुना गुरुत्व त्वरण काय पे होता है, मंगल ग्रह पे, ये ध्यान रखना। और चंद्रमा पे 1/6 गुना, यानी 6 से भाग करेंगे। मंगल ग्रह का पूछता है इसी प्रश्न में कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब मंगल ग्रह पर कितना होगा, तो 1200 न्यूटन हो जाता। और सूर्य पर पूछेगा तो इसे 27 से गुणा हम कर देंगे, इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण वहाँ है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है 24। देखिए ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं और रेलवे एनटीपीसी में इसके सवाल जरूर आएंगे, बड़े ध्यान से करना है। और भैया एक बात का और ध्यान रख लियो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में, अपने जो भी सहपाठी हैं उन्हें जो है शेयर कर दो, उन्हें बता दो कि ये जो है नया चैनल चालू हुआ है, इस पर प्रश्न आ रहे हैं। और हाँ, अगर डिटेल में वीडियो के लिए कहोगे तो इसकी डिटेल में भी वीडियो बना दी जाएगी, एक एक टॉपिक की अलग अलग। लेकिन इसके लिए आप सब लोगों का प्यार चाहिए चैनल पर। अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं चैनल पर, ये करवाओ, इसमें मेरा साथ दो। बिल्कुल एक एक डिटेल की अलग अलग वीडियो बना दी जाएगी। अब देखो ये है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार, कोई भी व्यक्ति है उसका भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है। देखिए कोशिश यही है, जितने ये भाग एक है, आगे को भी फिजिक्स के और भाग आएंगे, फिर केमिस्ट्री के आएंगे, फिर बायोलॉजी के, यानी कि प्रश्न बचना नहीं है कोई भी। इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से कर लो। अब पृथ्वी की सतह पर किसी का भार इतने न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान निकालने के लिए अभी हमने पीछे एक सवाल करा था, F बराबर m गुणा a। तो F का मान रख देंगे ये जो दे रखा है, ये हो गया काय का मान हमारा, F का मान, काय का मान हो गया ये इतना F का। द्रव्यमान ज्ञात करना, तो एक ही जगह हम इसमें इस्तेमाल करेंगे g का, काय का, g का। g का मान जो होता है वो पृथ्वी का छोटा g, F बराबर m गुणा छोटा g। छोटे g का जो मान रखते हैं वो 9.8 रखते हैं। कितना रखते हैं, 9.8 पृथ्वी की सतह पर। और ध्रुवों पर जो g का मान होता है वो 10 होता है, पृथ्वी की सतह से ज़्यादा होता है। इसमें क्या करेंगे हम, F बराबर m गुणा g, और g का मान कितना होता है मैंने बता दिया, पृथ्वी सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ध्रुवों पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब F बराबर m गुणा g, F का मान ये रख दिया हमने, F का मान कितना है ये 29.4 न्यूटन और g का मान 9.8, तो 9.8 से इसे भाग कर देंगे। देखो ये एक प्रश्न आना ही आना, 9.3 किलोग्राम, कितना आ जाएगा 3 किलोग्राम, इस बात का ध्यान रखना है। समथिंग में भी आ सकता है 3 पॉइंट कुछ, लेकिन 3 कितना आएगा, 3 किलोग्राम आएगा। बहुत मोस्ट प्रश्न है 25। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, तो इसका क्या कारण है। अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर, चंद्रमा पर जो गुरुत्व त्वरण होता है वो 1/6 होता है। तो इसमें किसका मतलब हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल का। समझ गए होगे कौन सा वो है, कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प है, मतलब कम है। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा, इससे कोई मतलब नहीं है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। वातावरण नहीं है तो हम जो हमारी ध्वनि है वो ध्वनि की आवाज़ एक दूसरे से नहीं आ सकती, सांस नहीं ले सकते, इसका छलांग लगाने से, उछलने कूदने से कोई मतलब नहीं है। वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, तो भारहीन कैसे हो जाएगा, जब गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा जब भी तो भारहीन होगा। जब बल कम लगेगा तो कोई भी वस्तु है नीचे की जगह कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, हल्का महसूस करेगी। तो इसका क्या सही है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है। कैसा होता है, अल्प मतलब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है, अच्छे दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हल करने के नहीं है, ये तो देखते ही लगाना है। अब जैसे ये है 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम m का मान हो गया, F बराबर m गुणा g। जिसमें त्वरण नहीं देगा उसमें त्वरण क्या काम करेगा, g। त्वरण 3 प्रकार के होते हैं, ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख लो जाकर। त्वरण 3 होते हैं, एक तो होता है त्वरण, एक गुरुत्वीय त्वरण और एक होता है मंदन। त्वरण जो होता है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करेगी तो उसमें कहाँ काम करेगा, ये त्वरण काम करेगा a। और जब कोई वस्तु ऊपर या नीचे गति करेगी तो गुरुत्वीय त्वरण g काम करेगा। अब जैसे इसमें केवल द्रव्यमान दे दिया, इसमें त्वरण नहीं दिया, बल निकालने के लिए कहा गया। वजन का मतलब बल से होता है,
तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान कितना है हमारा, 1 किलोग्राम। कितना है, 1 किलोग्राम। त्वरण कितना लेंगे, 9.8। तो 9.8 की जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9.8 न्यूटन। कितना आ गया, 9.8 न्यूटन। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जड़त्व आघूर्ण में कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण होता है I और कोणीय त्वरण होता है अल्फा। तो जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, बल आघूर्ण। कक्षा 11 की फिजिक्स में है जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण में संबंध। तो ये होता है बल आघूर्ण टो बराबर I इंटू अल्फा। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, लेकिन बल आघूर्ण इसमें दिया नहीं गया है। बल आघूर्ण को कहते हैं टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स कह दो या टॉर्क कह दो, इसलिए इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, टो से। टो जो बनता है वह कैसे बनता है, उल्टा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए। तो इसमें देखो एक बात बता दूं मैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि तापमान कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। पानी से बर्फ़ बनने में, जब पानी से बर्फ़ बनता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। याद रखना, अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। जब अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें ये देखना है तापमान गिर रहा है या बढ़ रहा है। तो इसमें तापमान गिर रहा है, इसका मतलब बर्फ बन रहा है। तो बर्फ बन रहा है तो क्या हुआ कि आयतन क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है बाद में आयतन बढ़ेगा। यानी कि पहले तो घटेगा फिर क्या होगा, बाद में आयतन बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल। तो इसमें मैं बता दूं कि जब इस तरीके का प्रश्न आए तो इसमें ये याद रखना है कि बर्फ से कभी भी तल ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही हुआ, इसमें ऑप्शन सी। कौन सा सही हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण मैंने बताया है कि जब पानी से बर्फ बनेगा तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, यानी आयतन बढ़ेगा। तो जब आयतन बढ़ेगा तो बोतल क्या होगी, टूट जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए ऑप्शन। कौन सा, कि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,